नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये इतिहास की प्राचीन इतिहास की ये चौथी क्लास है। इसके पहले आप लोगों को 3 क्लास दे चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग वो क्लास देख चुके होंगे और ये वैदिक सभ्यता को लेके ये क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। एग्ज़ाम से पूछे भी जाते हैं वैदिक सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका रहन-सहन, खान-पान, सामाजिक आर्थिक जीवन कैसे रहा था, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी अति आवश्यक है होना। और साथ में आप अगर प्रेज़ेंट टाइम से जोड़ते हुए उन सब चीज़ों को कल्पना करेंगे तो आपको चीज़ें समझने में बहुत आसान हो जाएँगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में। आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। और वेदों से मिलती है, तो इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और चूँकि इस सभ्यता के प्रवर्तक जो थे, वो आर्य लोग थे। आर्य लोग इसलिए इसको क्या कहा गया? आर्य सभ्यता, क्योंकि इसके प्रवर्तक जो थे वो आर्य लोग थे। आर्य जो बाहर से आए हुए निवासी थे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? आर्य सभ्यता कहा गया। अगर सबसे पहले बात की जाए वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। जब मैं आप लोगों को ऐतिहासिक काल के विभाजन के बारे में बता रहा था, तो उसमें बताया था कि एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जिसमें वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो माना जाता है, मतलब पूरे वैदिक काल की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को क्या माना जाता है? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल को देखा जाए तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल। और जबकि उत्तर वैदिक काल जो इसका दूसरा विभाजन है, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो सामने आए। जबकि उत्तर वैदिक काल में आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, सबके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर वैदिक काल से मिलती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं आर्य सभ्यता के बारे में। आर्य लोगों के बारे में बात करते हैं कि आर्य कौन थे? आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्य जब भारत में प्रवेश किए, जब भारत में आए, तो सबसे पहले भारत के लोगों ने इन्हें क्या कहा? उत्तर भारत जब इन्होंने प्रवेश किया, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? सर्वप्रथम इनको दास अथवा दस्यु कहा गया। और जो लोग इनको दास अथवा दस्यु कहे, उनसे क्या हुआ? इनका पंगा हो गया, उनसे इनका झगड़ा हो गया। और उन अंततः जो है आर्य उनसे क्या हुए? विजयी हो गए और भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था, क्योंकि ये दास या दस्यु जब शुरू-शुरू में इनको कहा जाता था, तो इनको अच्छा नहीं लगा और ये क्या कर दिए? उनके ऊपर आक्रमण कर दिए और अंत में ये विजय प्राप्त कर चुके थे। तो हम लोग बात किया जाए अगर आर्यों की समय अवधि के बारे में, तो आर्यों की जो समय अवधि मानी जाती है वो भारत में आने की 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसलिए एक वैदिक काल का जो समय भी माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इनके आगमन की तिथि के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग-अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन इनमें जो सबसे सर्वाधिक मान्यता दी गई हो, मैक्स मूलर एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिन्होंने इनकी जो है आगमन तिथि वो 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की है, जो सबसे अधिक मान्य है। और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बात की जाए, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। ये भी इसके बारे में बहुत सारा जो है अ, मतभेद है लोगों में, विद्वानों में। लेकिन इनमें जो सबसे प्रामाणिक माना गया है, इनके मूल निवास स्थान के बारे में, वो मध्य एशिया को माना गया है। कहा जाता है कि जो आल्प्स पर्वत है यूरोप का, उसका जो पूर्वी भाग है, आल्प्स पर्वत का, यूरोप का, इसे यूरेशिया कहा जाता है। उसके जो है ये क्या कहे जाते हैं? मूल निवासी माने जाते हैं। कोई-कोई इन्हें ब्रह्मस देश का मानता है, तो कोई इन्हें जो है किसी और देश का मानता है। बहुत सारे यूरोपियन देश में भी कुछ अलग-अलग देशों के निवासी ये माने जाते हैं। लेकिन ये मूल रूप से कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे, जो सर्वाधिक मान्य है। और जबकि मैक्स मूलर ने इसकी इनके आने की तिथि 1500 ईसा पूर्व में निर्धारित की है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि इनके आर्यों के आगमन की तिथि जो है कितना निर्धारित की है? 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पूछता है कभी-कभी कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आगमन की तिथि को कब माना है? भारत में आर्यों के आगमन की तिथि को कब माना है? तो लगभग 6000 ईसा पूर्व तिलक ने
आर्यों की स्थिति को माना है कि ये 6000 पूर्व ईसा में आए थे। अब इसके बाद की जाए तो हम लोग बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की। आर्य जब भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश किए? सप्त सैंधव प्रदेश प्रदेश में प्रवेश किए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ही बसना प्रारंभ किया सप्त सैंधव प्रदेश में, जहाँ पे 7 प्रकार की नदियों का जिक्र मिलता है। और जहाँ पे इन 7 नदियों का जिक्र मिलता है, आर्य जब यहाँ पे आए तो इसे क्या नाम दिए? आदि देश नाम दिए। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पूछता है। सब सैंधव प्रदेश को आर्यों ने क्या नाम दिया? आदि देश। अब हम बात करते हैं इसमें जो सब सैंधव प्रदेश क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें सब सैंधव प्रदेश में 7 विशेष नदियों का जिक्र मिलता है, जिसके हम वर्तमान नाम और प्राचीन नाम भी बताएंगे। सिंधु नदी, जिसका वर्तमान नाम है सिंध, सिंध नदी। उसके बाद और सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसका लगभग 25 बार उल्लेख हुआ है। और दूसरे नंबर पर आता है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में राजस्थान के रेगिस्तान में तिरुभूत हो चुका है, एक तरीके से कहा जाए, उसका कोई अदृश्य हो चुका है। तो उसके स्थान पर एक दूसरी नदी बहती है, जिसे घग्गर नदी कहा जाता है। तो सरस्वती का जो वर्तमान नाम अगर आप देखेंगे तो घग्गर नदी, हालांकि ये वो नदी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसी स्थान पर ये प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। जबकि तीसरा आता है शतुद्री, यानी इसको क्या कहा जाता है? सतलज। और चौथा आता है बिपाशा, इसको ब्यास नदी बोला जाता है। तो इस तरीके से पुराने नदियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा और नए नदियों का नाम भी आप याद रखिएगा। जबकि परशुवी परशुवी का जो नया नाम है वो रावी नदी है। बितस्ता बितस्ता को झेलम नदी। और अस्किनी अस्किनी को क्या बोला जाता है? चिनाब नदी। अस्किनी को चिनाब नदी बोला जाता है। नाम को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से बार बार पूछा जाता है कि अस्किनी का नया नाम क्या है, या चिनाब का पुराना नाम क्या है, झेलम का पुराना नाम क्या है नदी का। इस तरीके से इसको पूछा जाता है। जबकि इसके बाद बात की जाए तो इसमें जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था? हिरण्याणी। इसको क्या नाम दिया गया था सिंधु नदी को? हिरण्याणी नदी। ये भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी, इसलिए इसको हिरण्याणी नाम दिया गया था। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। आर्य सबसे पहले जो आए थे वो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में आके बसना प्रारंभ किए थे। तो अफगानिस्तान में जब आए तो अफगानिस्तान में जो है 4 नदियों का जिक्र जो है वो ऋग्वेद से मिलता है। एक कुभा, कृभ, गोमल और सुवास्तु। तो इन 4 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में अफगानिस्तान से मिलता है। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय जो है भारत का ही अंग था। अफगानिस्तान भी उस समय ऋग वैदिक काल में भारत का ही अंग था, क्योंकि ऋग्वेद में इन 4 नदियों का जिक्र दिया गया है। और इनका वर्तमान नाम की बात की जाए तो कुभा का नाम है काबुल। कुभा का नाम है काबुल, वर्तमान नाम। जबकि क्रुभ का नाम है कुर्रम। क्रुभ का वर्तमान नाम क्या है? कुर्रम। गोमल ये जो है यहाँ पे आपका, मैंने गलती से गोमल ही लिख दिया है। गोमल की जगह आप यहाँ पे गोमती कर लीजिएगा, गोमती। और इसका वर्तमान नाम है गोमल। उसके बाद आपका आएगा सुवास्तु, इसका नाम है स्वात, वर्तमान नाम है स्वात नदी। तो इस तरीके से 4 नदियों का जिक्र जो है ऋग्वेद में अफगानिस्तान में मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्त देश, मध्य प्रदेश और आर्यावर्त। ये सब चीजें क्या थी? आर्यों ने जो सबसे पहले जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्रवेश किया, उसके बाद जब इंडिया में प्रवेश किए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया था। कुरुक्षेत्र आपका जो है उसी के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया, और कब्जा करके उस देश का नाम क्या रखा? ब्रह्मावर्त। उस प्रदेश का नाम क्या रखा? ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। उसके बाद इन्होंने कुरुक्षेत्र के आसपास क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद आर्यों ने क्या किया? ब्रह्मवर्त से आगे बढ़ने के बाद गंगा यमुना का जो दोआब था उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और जब इस गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मर्षि देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मर्षि देश बड़े बड़े एग्जाम से पूछता है, मिलान करने को पूछता है कि किस क्षेत्र में आता था, तो वो गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, हिमालय विंध्याचल पर्वतों के बीच, गंगा यमुना के दोआब के बीच, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के बीच। तो आपको लगाना होगा ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना और दोआब के क्षेत्रों पर जो आसपास कब्जा किया था उसका नाम रखा था ब्रह्मर्षि देश। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र था, हिमालय और विंध्याचल पर्वत,
दोनों के बीच का जो क्षेत्र था उस पे आर्यों ने कब्जा करके उसका नाम क्या रखा? मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्यावर्त। आर्यों ने जब पूरे मतलब समूचे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, एक तरीके से कहा जाए बंगाल एवं बिहार के जो है दक्षिण एवं पूर्वी भागों पर कब्जा करने के बाद उसने समूचे उत्तर भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया? आर्यावर्त। तो ये आप चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये सब चीजों जो आपको जो है चीजें जो आपको सुनने को मिलती हैं, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मदेश, मध्य प्रदेश, आर्यावर्त, ये सब कहाँ से कैसे आई और आर्यों ने इसका नाम कैसे कैसे रखा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद मतलब ये वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। तो ये सामाजिक जीवन सबसे पहले पितृसत्तात्मक समाज था। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक समाज था, जिसमें माता ही प्रमुख होती थी। लेकिन सामाजिक जीवन में अगर देखा जाए वैदिक काल में, तो इसमें पितृसत्तात्मक समाज यानी पिता ही समाज का प्रमुख होता था या मुखिया होता था। और उसके बाद समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार या कुल होती थी। हालांकि ऋग्वेद में कुल का उल्लेख नहीं है, परिवार की जगह गृह शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार या कुल ही होती थी। स्त्रियों की स्थिति की बात की जाए तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सम्मानीय थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा का प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां जो थी वो जनसभा में भाग ले सकती थी। बहुत मतलब जैसे कि लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, उस समय की बहुत विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की है और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे थी, शिक्षा भी अब ग्रहण कर सकती थी, तो हर चीज में वो आगे थी। इससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में वो बहुत ही सम्मानीय थी। बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। इसमें बाल विवाह और बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। सोचिए आज के 100 साल पहले बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन ये आज से जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है बाल विवाह और बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। हालांकि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे वो बहु विवाह करते थे, लेकिन ऐसे समाज में कोई प्रचलन इसका नहीं था। अब आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आर्थिक जीवन में इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आप सिंधु सभ्यता में पढ़े थे, तो सिंधु सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? केवल पशुपालन। लेकिन इनका व्यवसाय क्या था? आर्थिक जीवन पशुपालन एवं कृषि दोनों है। वैदिक सभ्यता में पशुपालन एवं कृषि दोनों मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आते थे। मुख्य भोजन की बात की जाए तो चावल और जौ इनका मुख्य भोजन था, जबकि उनका क्या था सिंधु सभ्यता वालों का? तो उनका था गेहूं और जौ। तो इसमें चावल और जौ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछता है। और इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो वैदिक काल में इनकी सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। मतलब आज से 6000 लगभग 6000 वर्ष पूर्व जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व जो सभ्यता है लगभग 3000 वर्ष पूर्व, वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की सभ्यता ग्रामीण ही थी। हालांकि ये लोग पढ़ाई लिखाई में हर चीज में बहुत आगे थे, लेकिन सभ्यता के मामले में इनकी क्या थी? ग्रामीण स्थिति थी। और व्यापार में जो व्यापार करते थे उनमें क्रय विक्रय के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? विनिमय प्रणाली का। विनिमय प्रणाली मतलब लेन देन की प्रक्रिया, कुछ लेने कुछ लेके कुछ देने की प्रक्रिया, कुछ दे के कुछ लेने की प्रक्रिया। इस तरीके इसी को क्या कहते हैं? विनिमय प्रणाली। मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही विनिमय विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो विनिमय प्रणाली वो आपके ऋग वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है, इससे आपको जो है पता चलता है। और जबकि अगर बात की जाए इनके मुख्य भोजन में तो चावल और जौ। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि वैदिक काल के लोग किस चीज पेय पदार्थ का उपयोग करते थे? तो सोम रस। सोम रस का प्रयोग ये लोग पेय पदार्थ के रूप में करते थे। ये भी एग्जाम में एक बार दो बार पूछा है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्लासेस आपको बराबर मिलते रहेंगे। और इसके आगे भी आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है तैयार रहिए और हमेशा ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।